हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं और क्लासीफाइड कर सकते हैं। पहला है वैलिडिटी और एनफोर्सिएबिलिटी के अंडर, दूसरा है मोड ऑफ फॉर्मेशन के अंडर और तीसरा है परफॉर्मेंस के अंडर। तो पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी और एनफोर्सिएबिलिटी। Contracts may be classified according to their validity as valid contract। पहला है अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी और एनफोर्सिएबिलिटी के अंदर पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन all essential elements of a valid contract, that is free consent of the parties, competency of contract, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट एट्सेट्रा आर प्रेजेंट। जब एक कॉन्ट्रैक्ट में उसके एसेंशियल एलिमेंट्स, जो कि मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस किया है, जब वो एसेंशियल एलिमेंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट रहेंगे तभी उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो पहला हमने समझ लिया। अब है दूसरा, जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. According to section 2 subsection 1 of the Indian Contract Act 1972 के अंडर एक एग्रीमेंट which is enforceable by law at the option of one party, एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सिएबल है एट द ऑप्शन, मतलब एक पर्सन अगर राज़ी हो तभी वो वॉइडेबल है, मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर्स, मतलब एक पार्टी अगर मंजूरी दे दे कि कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसको हम एग्जांपल के अंदर अच्छी तरह से समझेंगे। दिस हैपेंस व्हेन द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्री कंसेंट, दैट इज इट इज़ कॉज्ड बाय कोercion, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। जब एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि कोercion, मतलब किसी के दबाव में या थ्रेट में, और मिसरिप्रेजेंटेशन, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके, और फ्रॉड, इन सब के एलिमेंट्स के बेसिस पर जब एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है, हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्स थ्रीटेंस टू शूट वाई इफ़ ही डज नॉट लैंड हिम ₹10,000। एक्स ने वाई को धमकी दी कि मैं तुमको गोली मार दूंगा अगर तुमने मुझे 10,000 रुपये नहीं दिए। वाई लैंड्स हिम द अमाउंट, वाई डर गया और उसको अमाउंट दे दिया। इन दिस केस वाई, whose consent is not free, may either resign the contract if it desires so, or elect to be bound by it। अभी वाई के हाथ में है, क्योंकि ये कॉन्सेंट फ्री नहीं है, इसलिए वाई के हाथ में है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिज़ाइन भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। ऐसे केसों में इसको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, क्योंकि ये वैलिड एकदम नहीं है, क्योंकि ये इसमें एलिमेंट नहीं है, वो फ्री कॉन्सेंट वाला एलिमेंट एब्सेंट है। तभी जिसका कॉन्सेंट फ्री नहीं है, यहाँ पर वाई का कॉन्सेंट फ्री नहीं है, इसलिए वाई के हाथ में है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिज़ाइन भी कर सकता है और इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द वॉइडेबल एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड है हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। According to section 2 subsection F of the Indian Contract Act, a contract which cannot be enforceable by law, any contracts which include any illegal or criminal act are void contract. According to section 2 subsection F of the Indian Contract Act, section 2 और section 2 subsection F of the Indian Contract Act के अंदर जब एक कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाई लॉ, जब उसको लॉ ने ही मतलब अनएनफोर्सेबल घोषित कर दिया हो,
तब ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड होगा। मतलब कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट इलीगल एक्टिविटी और क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए किया जा रहा हो तो उसको पहले से ही वॉइड माना जाएगा, क्योंकि ये इसको लॉ ने ही अनएनफोर्सेबल घोषित कर दिया है। ठीक है, इस एग्जांपल एक आप ले सकते हैं, जैसे कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए बी को 1 लाख रुपीज़ देगा अगर सी को वो मार दे। क्योंकि ये क्रिमिनल एक्टिविटी है तो ये पहले से ही एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। अभी हम चौथा पॉइंट समझेंगे, जो कि है लीगल कॉन्ट्रैक्ट। एन इलीगल एग्रीमेंट इज वन which is forbidden by law. It cannot be enforced by any court. According to Section 23 of the Indian Contract Act 1872, the following agreements are considered as illegal: is forbidden by law or is of such nature that, if permitted, would defeat the provisions of any law, or is fraudulent, or involves or implies injury to person or property of another, or court regards it as immoral or opposed to public policy. According to Section 23 of the Indian Contract Act, एक एग्रीमेंट तभी इलीगल होगा जब उसको लॉ ने ही फॉरवाइड कर दिया, मतलब ये लॉ के अंदर नहीं आता। और दूसरा है जो इसका नेचर इस प्रकार का है कि वो लॉ के प्रोविज़न के अगेंस्ट जा सकता हो, मतलब वो डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, मतलब ब्रेक कर दे, लॉ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको ब्रेक कर दे। और इस फ्रॉडुलेंट, जब वो फ्रॉड नेचर का हो, इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, इन्वॉल्व्स मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि दूसरे पर्सन को इंज्योर करने के लिए बनाया गया हो और उसके प्रॉपर्टी के लॉस के लिए एग्रीमेंट। मतलब एक एग्जांपल ले लीजिए, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए बी को 1 लाख रुपीज़ देगा अगर वो सी के घर में आग लगा दे। तो ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्योंकि सी का जो प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करने के मंशा से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, इसलिए हम इसको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। और पांचवा पॉइंट है कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और ओपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जिसको कोर्ट ने ही इमोरल, अनैतिक और ओपोज टू मतलब पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट घोषित कर दिया है, उसको एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। देन आई होप यू अंडरस्टैंड द फोर टाइप्स अंडर द अकॉर्डिंग टू एज पर वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी, जो कि है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। I hope you understand the four. And the last one is unenforceable contract, where a contract is good in substance but because of some technical defect, absence in writing, barred by limitation act, etc., cannot be enforced in a court of law. Such a contract is termed as unenforceable contract. Where a contract is good in substance, मतलब जो सब तरीके से ठीक है लेकिन मतलब इलीगल भी नहीं है, पब्लिक पॉलिसी पे अगेंस्ट भी नहीं है, फ्रॉडुलेंट भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कारण जैसे कि एक वो लिखित रूप में नहीं है, उसमें पार्टी के सिग्नेचर नहीं है, और जिसको लिमिटेशन के एक्ट के अंडर जिसको अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट कैन नॉट बी एनफोर्स इन ए कोर्ट। जिस लिमिटेशन एक्ट उसके अंदर कुछ प्रोविजंस है, उस प्रोविजंस को अगर वो मतलब मान के ना चले तो उसको उस लिमिटेशन एक्ट के अंदर ही उसको अनएनफोर्सेबल घोषित कर दिया हो, तब ऐसे कुछ कारणों की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सेबल हो सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ही हम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से हम इसको और क्लियर करेंगे। An agreement which is required to stamped will be unenforceable if the same is not stamped
एट ऑल और इज अंडर स्टैम्प्ड। एक एग्रीमेंट जिसमें एक स्टैम्प लगाना ज़रूरी है, उसमें अगर स्टैम्प ना लगाया गया हो तो उसको हम अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द 5। आज मैंने आपको 5 अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी के अंदर जो 5 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं उसको मैंने अच्छी तरह से डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहला है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हमने दूसरा सीखा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा सीखा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, चौथा सीखा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, पांचवा सीखा अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी ही हम डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में हम अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस हम डिस्कस करेंगे। अगेन आई टेल यू दैट if you find any difficulty in this topic, you can ask me in the comment section. I will try to reply. तो थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।